तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन लिखो, इफ लेंथ ऑफ, एग्जांपल लिखते हैं, इफ लेंथ ऑफ cylindrical wire is increased by 25%, then find percentage change in its resistance। क्लियर है क्या बात? अच्छा, कैसे करेंगे बता सकते हो? मेरे को थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो? ध्यान से देखो, मैं बताता हूं आपको। ये मान लिया हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और उसकी लेंथ L है और इसका एरिया कितना है भाई? A। आई बात समझ में? और रेजिस्टिविटी रो है। तो मैंने कल आपको रेजिस्टिविटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि यदि हम इसकी लंबाई बढ़ा दें तो ऑब्वियसली इसका एरिया जो है वो कम हो जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगी और एरिया भी चेंज हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टिविटी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये एज इट इज रहेगी। और यदि मैं इसे रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूं, R मान लेता हूं, तो कितनी होगी? रो L अपॉन ए। क्लियर है क्या बात? तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगा R डैश, वो कितना होगा? रो L डैश अपॉन A डैश। क्लियर है क्या बात? तो ये कह रहा है कि यदि लेंथ उसकी 25% बढ़ा दें तो यानी कि L डैश कितना हो जाए? L तो थी सही, प्लस L का 25% और हम कर देते हैं तो कितना जाएगा? ये 1.25 L डैश इसकी आ जाएगी। तो यदि इसकी लेंथ चेंज होगी बेटा तो इसका एरिया भी चेंज होगा। वो हम रिलेशन कैसे निकालेंगे? कंस्ट्रेंट लगा देंगे। क्या? वॉल्यूम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम जो रहेगा A इंटू L इज इक्वल टू A डैश इंटू L डैश। तो बेटा A डैश विल बी इक्वल टू A अपॉन L इंटू L डैश। तो A अपॉन L 1.25 इंटू L, तो A अपॉन 1.25 A डैश हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो जो नया रेजिस्टेंस होगा R डैश वो होगा रो L डैश अपॉन A डैश। रो L डैश की वैल्यू ये रही 1.25 L और A डैश की वैल्यू A अपॉन 1.25, ऊपर जाएगा 1.25 का स्क्वायर रो L अपॉन A। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगा R डैश, सही है ना। तो R डैश जो होगा 1.25 का स्क्वायर इंटू R, ये आ जाएगा नया रेजिस्टेंस। लेकिन उसने क्या पूछा है? फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे हम। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे भाई? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R डैश माइनस R अपॉन R इंटू 100। क्लियर है क्या बात? तो ये आएगा 1.25 का स्क्वायर R माइनस R अपॉन R इंटू 100, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.25 का स्क्वायर। हाँ भाई कितना आएगा? 25 5 पंजे 25, 2 12 पंजे 60 और 2 62 और 250 और 125, 5 2 5 से 15 16, हाथ से लग गया 1 5 और 1.5625 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100, यह आएगा 0.625 इंटू 100 इज इक्वल टू 56.25% चेंज रेजिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज द चेंज इन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। क्लियर है कि बात? इतना आएगा 56.25% चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी कभी ना कभी पढ़ रखा होगा क्लास 11th में। देखो अभी मैंने यहां पे वायर की लेंथ में कितना चेंज करा है? 25%। ये बहुत ज्यादा चेंज है ना भाई, 25%। लेकिन अगर जो मैं मान लेता हूं इफ द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर इंक्रीज्ड बाय 1%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। पहले 25% था, अब 1% चेंज है। अब बताओ मेरे को ये कैसे करें? देखो फॉर एग्जांपल है ना, मान लिया पहले तो इसका लेंथ कितनी थी? L थी
इनिशियल तो एल थी, अब 1% बढ़ गई, 1% बढ़ गई तो बहुत छोटी सी हो गई, बहुत छोटा सा बढ़ गया, तो एरिया भी चेंज होगा इसका, ये ए डैश ये एल डैश। बात समझ में आई? तो अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे हम, है ना? मैं आपको 2 मिनट देता हूं पूरे, आप मेरे को बताओ कि इसका रेजिस्टेंस परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। और बस बहुत प्रैक्टिस कर ली, अब मैं बताता हूं आपको, मुझे पता है थोड़ा सा, आप मेरे को बता दो कैसे किया आपने। जैसे वो किया पिछले मेथड की तरह से, वो अगर जो आप कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। ध्यान से देखो बोर्ड पे, रेजिस्टेंस जो है रो एल अपॉन ए होता है, सही है बात? अब इसमें यदि लेंथ चेंज होगी तो, हाँ एक मिनट रुको, लेंथ चेंज होगी तो एरिया भी चेंज होगा। तो यहां पे देखो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या मैं ए डैश को ए एल अपॉन एल डैश ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल सही बात है। तो जो आर डैश होगा इसका, इसका तो आर है, इसका आर डैश है, वो होगा रो एल डैश अपॉन ए डैश, है ना? एक काम करो, सुनो सुनो, एल डैश वेल डैश छोड़ो आप, है ना? ये देखो, आप इसे यूं ही समझो, रेजिस्टेंस ये है, वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो आप ए को V अपॉन एल यानी कि रेजिस्टेंस को रो एल अपॉन वी अपॉन एल यानी आर इज इक्वल टू रो अपॉन वॉल्यूम इंटू एल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब ध्यान से सुनो, अगर जो इफ एल में चेंज स्मॉल है, एल में चेंज स्मॉल है, समझ में आई बात? तो हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, देखो ये चीज क्या है, कांस्टेंट, है ना? यदि आपको एरर एनालिसिस यदि आपने पढ़ा है तो ये कैसे आएगा, 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये आंसर आएगा इसका। याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, पहले बताओ। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये तो रिलेटिव चेंज है, ये क्या है, रिलेटिव चेंज, और ये होता है परसेंटेज चेंज, इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है लेंथ में, यानी कि आपको डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 ये 1 दिया हुआ है, समझ में आई बात? तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2%। ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। कितना आया भाई, रेजिस्टेंस कितना आया, 2% चेंज आया रेजिस्टेंस में। सिंपल सी बात है, 1% यदि आपने लेंथ में चेंज किया तो 2% चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस में, यानी 1% यदि लेंथ इंक्रीज हो रही है तो 2% चेंज हो जाता है इंक्रीज में। ये जो परसेंटेज का मेथड है, यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो आपने एरर एनालिसिस में ऐसे किया था, लॉग लेकर के लॉग सी प्लस 2 लॉग एल और फिर डिफरेंशिएट कर दिया था इसे आर के रेस्पेक्ट में, ये तो 0 हो जाता है, कि डेल्टा एल अपॉन डीएल अपॉन एल आ जाता है, ऐसे। ध्यान आ रहा है नहीं, समझ में आई ना बात? मोमेंटम का जो हमने क्वेश्चन किया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वाला, ध्यान हो यदि आप, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसे करके मोमेंटम में यदि ज्यादा चेंज होगा तो कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे, और यदि कम चेंज होगा तो डीके अपॉन के इज इक्वल टू 2 इंटू डीपी अपॉन पी, ये लगा देते हैं क्योंकि 2m तो कांस्टेंट है, ये पी स्क्वायर है, ऐसे। अच्छा, यस सर तो आप बोल रहे हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो आप, अगर जो मैं इसमें पुराना, इससे पिछला वाला जो मेथड लगाऊंगा तो मेरा आंसर ही नहीं आने का इसमें। हाँ समझे ना, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड हम कब लगाते हैं, जब क्वांटिटी में बहुत कम चेंज हो। चलो 1% में तो शायद आपका आंसर आ जाए, अगर जो मैं इसे 0.03% कर दूं तो फिर तो आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते इसे,
फिर आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा। तो आप दिमाग में रख लो, है ना, मैं आपको लिखा देता हूं यहां पे, है ना, कि ये वाले क्वेश्चन हो चाहे कोई सी भी क्वांटिटी हो, यदि आपको रिलेशन पता है और चेंज आपको पता है ना, फॉर बिग चेंज ऐसे आप नोट में लिख सकते हो, फॉर बिग चेंज, है ना। तो जैसे रेजिस्टेंस है तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू 100 ऐसे निकालेंगे। लेकिन फॉर स्मॉल चेंज जैसे कि बिग चेंज कितना होगा, बिग चेंज होगा ऐसे, जैसे 5%, 10% ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? स्मॉल चेंज जैसे 0.01%, 1%, 2%, ये स्मॉल चेंज की श्रेणी में आता है। तो यूज डिफरेंशिएशन, यूज डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? ऐसे करके ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये हम क्लास 10th तक हम पढ़ते हुए आए हैं। बिग चेंज ही होता था, लेकिन अगर जो 0.01 स्मॉल चेंज आ जाए तो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा आगे, है ना, कि हमें कहां डिफरेंशिएशन लगाना है, कहां पर हमें कन्वेंशनल बेसिक 10th वाला मेथड लगाना है। अच्छा, अब मैं आपको नया टॉपिक मैं बता देता हूं, लिख लो, हेडिंग डाल लो, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? नहीं, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी, आप ऐसे लिख लो, रेजिस्टिविटी बोलें या रेजिस्टेंस बोलें, क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या होता है, रो एल अपॉन है। बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यदि रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी उसका चेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा, जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी जैसे मैंने बताया फॉर कंडक्टर की यदि हम बात करें, फॉर कंडक्टर एज टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बेटा बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी बताओ? रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस भी क्या है, इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये मैंने आपको सब लिखा दिया था, है ना, कि रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होती है ना, और कंडक्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन m होता है। तो मैंने बताया था जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, थर्मल स्पीड बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ये मैंने आपको बताया था, है ना। मैं इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं, है ना। पहला, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, कॉपर की हम रेजिस्टिविटी का ग्राफ में यदि आपको बताऊं तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और इसका ग्राफ रो, ये जो रो दे रखी है ना, ये 10⁻⁸ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट बता सकते हो कितनी होगी भाई? ओम रो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर में दे रखी है 050, ये एनसीईआरटी में से लिखा हुआ है बेटा डेटा, है ना, 100 और 150 केल्विन। और रेजिस्टिविटी ऐसे इंक्रीज होती है कॉपर की, यानी कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। किसकी? कॉपर की। कॉपर, सही है ना, ये रहा 10⁻⁸, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, है ना। दिस इज द, यहां पे थोड़ा सा पॉइंट लिख लो बस, ये मान लिया 0.2 दे रखा है, ये 0.4 दे रखा है। क्लियर है क्या बात? तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना। और यहां पॉइंट लिख लेंगे, ये कॉपर की रेजिस्टिविटी बता रहा हूं मैं, है ना। एज टेम्परेचर इंक्रीज resistivity is also increase, resistivity is also increase
and it depends upon it depends upon coefficient of resistivity coefficient of resistivity coefficient of resistivity पर ये डिपेंड करती है और coefficient of resistivity होता है अल्फा। तो मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज coefficient of resistivity। अल्फा क्या होता है, आई बात समझ में। coefficient of resistivity अल्फा, तो लिख लो, लिखो, देखो ध्यान से देखो। जैसे मान लिया ये ग्राफ है, कॉपर के लिए ये बता रहा हूं, ये तो रेजिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर टी है। जैसे मान लिया ये टेम्परेचर T1 रेजिस्टिविटी ρ1 है और टेम्परेचर T2 पर रेजिस्टिविटी कितनी हो गई, ρ2 हो गई, ρ1 से ρ2 हो गई। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, T2 माइनस T1। चेंज इन रेजिस्टिविटी कितनी हुई, ρ2 माइनस ρ1। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा। क्लियर है क्या बात, लिख लो। इट इज डिफाइंड एज relative change in resistivity per unit change in temperature मतलब कि coefficient of resistivity is defined as relative change in resistivity। देखो ये तो होता है चेंज, रेजिस्टिविटी में चेंज होता है, ये नहीं डेल्टा कैसे लिख दिया मैंने, सॉरी। रेजिस्टिविटी का सिंबल तो बेटा ये होगा ρ2 और ρ1 है ना। तो डेल्टा रो इज इक्वल टू ρ2 माइनस ρ1, सॉरी थोड़ा चेंज कर लेना बेटा। तो रिलेटिव चेंज क्या होगा, ये तो होता है चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज ये होता है रिलेटिव चेंज। क्लियर है क्या बात। तो रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टोटल टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। सो दिस इज डिफाइंड एज अल्फा, सो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन रो। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन रो, है ना। और इसे आप डी रो अपॉन dt की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, बात समझ में आती है। अब मैं यदि इससे आपसे इसके यूनिट पूछूं, यूनिट ऑफ अल्फा, तो बता सकते हो। देखो ये तो रो अपॉन रो, रेजिस्टिविटी कट गई 1 अपॉन टी, और टी किस में मान लिया, केल्विन में, है ना। ये डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है। इज पर केल्विन, पर डिग्री केल्विन, ऐसे लिख दो पर केल्विन, या ऐसे लिख सकते हैं पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट तो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो या केल्विन में लिखो। अल्फा की यूनिट भी कई बार पूछी जा चुकी है, पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन होता है यूनिट इसकी। ये तो अल्फा की डेफिनेशन हो गई। अभी मैं आपको रेजिस्टिविटी और मैं आपको इसमें निकलवाता हूं। जैसे कि बोर्ड पे देखो, R इंटू डी टी इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो लिख सकते हैं ना अपन इनसे, है ना। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करती है, बोर्ड पे देखो इधर। तो जैसे ये था हमारा, इस तरीके से ग्राफ था ऐसे, है ना, यूं करके यूं ग्राफ था ये, ऐसे आप समझो। तो T1 पर ρ1 और T2 पर कितना था, ρ2। तो क्या मैं इसे इंटीग्रेट कर लूं दोनों तरफ, इसे तो यहां ऐसे ही लिखा रहने देना। इंटीग्रेट करते हैं हम डी रो अपॉन रो से, यानी कि टेम्परेचर T1 पर रेजिस्टिविटी ρ1 और T2 पर कितनी हो गई, रेजिस्टिविटी ρ2। तो अल्फा तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये बचेगा T1 से T2 dt
रो 1 से रो 2 डी रो अपॉन रो, है ना भाई। अब मेरे को आप डी एक्स अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन यदि आपको ध्यान हो तो इसे हम एल एन एक्स बोलते हैं। 1 अपॉन एक्स के इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं हम, एल एन एक्स। यहां पे क्या है 1 अपॉन रो इंटू डी रो, तो ये आ जाएगा एल एन रो फ्रॉम रो 1 टू रो 2। बात समझ में आ रही है। तो पहले हम रो 2 डालेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा करके हम एल एन रो 1 डालेंगे। क्लियर है क्या बात। तो एल एन रो 2 अपॉन रो 1, और यहां पे देखो dt dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सब रफ में लिख लेना भाई, रफ में अगर जो आपको लिखना है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो dt का इंटीग्रेशन होगा t फ्रॉम, ऐसे लिख देता हूं यहां अल्फा t फ्रॉम t1 से t2, तो कितना आएगा अल्फा t2 माइनस t1। आ रही है क्या बात समझ में। ठीक है भाई, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एल एन रो 2 अपॉन रो 1। अब इसे हम ध्यान से देखो, क्या इसे हम e की पावर अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू रो 2 अपॉन रो 1 लिख सकते हैं क्या। हां लिख सकते हैं। e होता है ना यहां पे, अगर जो y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस e, जिसे हम ln x भी बोलते हैं, तो ये क्या लिख देते हैं e की पावर y इज इक्वल टू x, ऐसे लिख देते हैं। तो यहां पे e होगा तो e की पावर अल्फा डेल्टा टी इंटू रो 2 अपॉन रो 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। और रो 2 इज इक्वल टू रो 1 e की पावर अल्फा डेल्टा टी आ जाता है। बात समझ में आई, यानी कि अल्फा T2 माइनस T1, टेम्परेचर T1 पर रेजिस्टिविटी यदि रो 1 थी ऐसे करके, और यदि टेम्परेचर T2 पर रो 2 है, तो ये रिलेशन होता है चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी पर डिपेंड। समझ में नहीं, बोर्ड पे देखो, मैं ऐसे मान लेता हूं T1 को टेम्परेचर कितना मान लेता हूं मैं, T1 को टेम्परेचर मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, या ऐसे T1 को 0 मान लेते हैं। T1 क्या है 0 केल्विन, और T2 कितना है T2 इज इक्वल टू T। तो T1 पर जो डेंसिटी है, रेजिस्टिविटी है, उसे रो नॉट मान लेता हूं, और T2 पर रेजिस्टिविटी कितनी हो गई, रो हो गई। तो यहां पे देखना, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट e की पावर माइनस अल्फा t माइनस 0, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट e की पावर अल्फा t। नहीं आ रही बात समझ में, ये आ गया रेजिस्टिविटी एज इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो नहीं y इज इक्वल टू रो, ऐसे यदि आप ग्राफ बनाओगे किस किस के बीच में, रो के और t के बीच में, तो रो तो क्या हो जाएगा y और t क्या हो जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा y रो नॉट e की पावर अल्फा x। बता सकते हो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ये, यूं करके, समझे ना। तो लेकिन इधर का नहीं बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर 0 से मान लिया इधर लेंगे तो हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, और या टेम्परेचर 0 केल्विन से ऐसे बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर पर डिपेंड ऐसे करेगा। और अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेजिस्टिविटी में लिखाने जा रहा हूं, है ना, मतलब किताबों में तो शायद लिखा लिखा होता ही है कहीं ना कहीं पे। ध्यान से देखो, इसे आप रफ में लिख लेना यहां पे। क्या मेरे को आप e की पावर x का एक्सपेंशन बता सकते हो, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो यदि, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। क्लियर है क्या बात। इफ देखो, जैसे मान लिया हमने ये लिखा e की पावर डेल्टा टी, है ना, t, तो इफ x इज वेरी स्मॉल, है ना, स्मॉल है, तो हम e की पावर x को 1 प्लस एक्स ही लिखते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं, यदि x वेरी स्मॉल है, आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, ये x e की पावर x का एक्सपोनेंशियल होता है, ये मैथ्स में आपको पढ़ाते हैं, नहीं पता तो आप याद कर लो। दूसरी बात, यदि x स्मॉल होता है तो एक्स स्क्वायर और स्मॉल होगा, x की पावर 3 और स्मॉल होगा, है ना, x की पावर 4 स्मॉल होगा, तो इन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या बचता है 1 प्लस एक्स, यानी कि x बहुत छोटा है, तो 1 प्लस
x हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ध्यान से देखो, इफ टेम्परेचर इज स्मॉल, यदि टेम्परेचर इज स्मॉल है, छोटा टेम्परेचर है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी लिख देंगे। नहीं आ रही बात समझ में? रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी लिख सकते हैं। अच्छा ये देखो, ये तो रेजिस्टिविटी है और ये 1 प्लस अल्फा टी है, ऐसे रेजिस्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये तो एक्सपोनेंशियल वेरिएशन था। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि यदि अब मैं, जब टेम्परेचर छोटा है तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में कैसा ग्राफ आ रहा है, बता सकते हो आप? हां बता सकते हैं। स्ट्रेट लाइन आ रही है, नहीं सौजन्य ये बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे करके, छोटे टेम्परेचर के लिए ये स्ट्रेट लाइन होती है। समझ में आ रही है बात? और यदि आप इसे बड़ा टेम्परेचर करोगे, आप इसे ऐसे बना लो, देखो ये ऐसे वेरी करता है, यूं करके, ए यूं करके, ऐसे, है ना। छोटे टेम्परेचर के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब छोटे टेम्परेचर के, जीरो से लेके मान लिया 200-250 तक। अगर जो टेम्परेचर और आप बढ़ा रहे हो तो इसका वेरिएशन एक्सपोनेंशियल, यहां पे तो स्ट्रेट लाइन है ये पोर्शन, समझ में आई बात? और ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो दोनों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं आईटी एडवांस में कि जब वो छोटा है तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे रेजिस्टिविटी की, और यदि टेम्परेचर बड़ा है, चेंज बड़ा है, तो हम रेजिस्टिविटी की ये इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि ये तो इससे मिलकर के बनी है ना, इससे आई है, हमने एजम्पशन माना है, ये हमारा एजम्पशन है। यदि टेम्परेचर छोटा है तो इसे यूज करेंगे, यदि टेम्परेचर बड़ा है तो ये बेसिक तो यही है बेसिकली, है ना, ये है। तो ये तो देखो मैथमेटिकली आया है। जो कॉपर का रेजिस्टिविटी होती है वो प्रैक्टिकली भी इसी प्रकार की होती है ना। जो कॉपर की रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताई थी, लिखना मत, कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी भी ऐसे होती है ना, यूं होती है कॉपर की। तो यहां तो स्ट्रेट लाइन होती है और फिर वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। आ रही है बात समझ में? ऐसे करके है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया ये, है ना, स्मॉल कैसे हम करेंगे और बड़े टेम्परेचर डिफरेंस के लिए अपन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या बात? तो मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं। लिखो, एक मिनट रुको, लिखो बेटा क्वेश्चन लिखो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए वायर, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, अल्फा दे रखा है 10⁻⁻² पर डिग्री सेंटीग्रेड, या पर केल्विन भी हो सकता है, एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अच्छा बोर्ड पे देखो एक बार, ये क्वेश्चन है, इसमें वायर की आपको कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी 10⁻² पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, टेम्परेचर 25 है और टेम्परेचर 30 डिग्री पर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 ओम। तो पहले आप मेरे को यह बताओ कि जब हम रेजिस्टेंस, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, ये बताओ, है ना। मैंने आपको थोड़ा सा इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट बता दिया, पहले वो देख लो तो ज्यादा सही रहेगा। थोड़ा लिखा रहने दो, रेजिस्टिविटी पूछनी चाहिए थी मेरे को, रेजिस्टेंस पूछ दिया। इधर देखो बोर्ड पे, रेजिस्टिविटी इफ डेल्टा टी इज स्मॉल, ध्यान दो स्मॉल, तो रो कितना होता है, रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ऐसे होता है ना, टेम्परेचर टी स्मॉल है, ये रो नॉट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर जो मान लिया ये रो2 और रो1 में ऐसे लिखूं, ध्यान से देखो, तो इसे 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 मेरे को लिखना पड़ेगा। सौजन्य समझ में आ रही है ना बात? रो1 क्या है, T1 पर, रो2 क्या है, T2 पर। क्लियर है क्या बात? तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, रो डैश या रो नोट कुछ भी लिखो, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यदि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज होता है
और रेजिस्टिविटी रो नोड है पहले, और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज होता है, तो रेजिस्टिविटी इतनी हो जाएगी। आई बात समझ में? और यहां देखो, इसे लिख लेना आप साइड में ही कहीं भी। और रेजिस्टेंस कितना होता है? रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। रेजिस्टेंस ये होता है। समझ में आई बात? अरे रेजिस्टेंस तो किसी मटेरियल से ही बना होगा ना, जिसकी रेजिस्टिविटी रो होगी, लेंथ उसका L होगा, और एरिया कितना होगा? A। तो जब रेजिस्टिविटी चेंज होगी टेम्परेचर के साथ, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब अगर जो मैं इधर दोनों L अपॉन ए इंटू रो, L अपॉन ए इंटू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो मान लिया यहां पे T1 टेम्परेचर पर था, इसका रेजिस्टेंस कितना था? R1। रेजिस्टेंस कितना था इसका? R1। तो देखना, तो R1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा? R2। क्लियर है क्या बात? तो टेम्परेचर T1 से यदि मैंने इसका टेम्परेचर T2 कर दिया, और लेंथ तो उतनी है और एरिया भी उतना ही है, तो क्या इसकी रेजिस्टिविटी रो 1 से पहले कितनी थी? रेजिस्टिविटी रो नॉट। अब इसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी रो कितने टेम्परेचर पर? T2 टेम्परेचर पर। T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो नॉट थी, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो हो गई। तो क्या इसका जो रेजिस्टेंस है ये R2, इसका रेजिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पहले रेजिस्टेंस कितना था इसका? R1, और अब हो जाएगा R2। तो R2 की वैल्यू R1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी होती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे जितना, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना। ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये फाइनल रेजिस्टेंस है। अल्फा तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। कॉपी कर लो इसे, देखो बोर्ड पे देखो। तो यानी कि R2 जो होगा R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, आपको ऐसे याद रखना है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी के लिए भी ऐसा ही है, सिर्फ L अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेजिस्टेंस में बन जाएगा। तो R1 इसमें कितना दे रखा है भाई? 2 ओम, और टेम्परेचर T1 कितना दे रखा है भाई? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 कितना दे रखा है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा भी दिया हुआ है, तो R2 निकल जाएगा। किस पे? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -2, और यहां पर आएगा T2 माइनस T1। क्या आएगा? T2 माइनस T1, 30 माइनस 25, 1 प्लस 0.05, है ना? तो जो रेजिस्टेंस आएगा R2 05, कितना आ गया? 2.1 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? पहले 2 ओम था, अब 2.1 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब यदि आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो निकाल लेना इस तरीके से, परसेंटेज चेंज, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। क्लियर है बात? अब देखो मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा, है ना? क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। अभी तो केवल टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री हुआ, तो यानी कि टेम्परेचर जो है वो छोटा है, और चेंज भी उसमें क्या है? छोटा। तो हमने इसलिए अप्रोक्सीमेशन को अलाउ कर दिया। अब एग्जांपल लिखो फॉर सिल्वर वायर अल्फा 273 per degree centigrade, and its resistance is 20 ohm at 273 degree Celsius. Find resistance of the wire at 540 डिग्री सेंटीग्रेड, 546 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। अब बताओ मेरे को कैसे करोगे? अब जो T1 है वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 है 540 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। तो यदि आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो आंसर गलत पाओगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 90% जो क्वेश्चन है ना हमारे, 95% क्वेश्चन हमारे सिलेबस में, आपको शीट में भी जो मिलेंगे वो इसी फॉर्मूले बेस्ड मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, थोड़ा दिमाग से देखना है, और मैं भी बता रहा हूं कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो आप, ये आया कहां से था? ये आया था, जैसे रो था ना आपका, रो इजकल टू रो नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा टी, बेसिक तो यही था। हमने तो इसका अप्रोक्सीमेशन कर दिया था, अप्रोक्सीमेशन करके ये बना दिया था। बात समझ में आई? और फिर इसमें एल अपॉन ए से मल्टीप्लाई करके, है ना, हमने इसे आर इजकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखा। लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन था, इससे आया था। लेकिन अगर जो टेम्परेचर डेल्टा टी काफी हाई है, तो डेल्टा टी कितना दे रखा है इसमें? 546 माइनस 273 इज इक्वल टू 273, तो काफी हाई है। तो इसे हम करेंगे दोनों ओर एल से मल्टीप्लाई कर दें, तो ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस जो आएगा आर नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा टी आएगा। इसे ध्यान रखना है। तो ये है फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया, कभी आप सोचते रहो ये क्या चीज थी, है ना, क्योंकि आएगा तो है ही सही है। तो आर नॉट कितना है भाई? 20 ओम। ई की पावर अल्फा कितना है? 1/273। और डेल्टा टी कितना आया? 273। तो यार 20 ई की पावर 1, है ना, 20 ई इज द करेक्ट आंसर। वैसे ई की वैल्यू 2.71 होती है, वो आप रख देना, लेकिन आंसर आपको ऑप्शन में 20 ई ओम ही मिलेगा। दिस इज द आंसर। बोर्ड पे देखो, तो मेरे ख्याल से आपको रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस वेरिएशन विद टेम्परेचर आपको समझ में आया होगा। और इस एग्जांपल से ये भी क्लियर है ना, इस एग्जांपल से ये क्लियर है कि हाई टेम्परेचर के लिए जो कॉपर कंडक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो मैं लिख देता हूं, फ्रॉम अबव एग्जांपल इट इज क्लियर that for high temperature resistance varies exponentially, not linearly। बात समझ में आती है? लेकिन देखो, बोर्ड पे देखो, अभी कोई भी क्वांटिटी यदि लीनियरली वेरी कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। लीनियरली वेरी करने का मतलब क्या होता है कि लीनियरली ऐसे वेरी करे, और एक्सपोनेंशियली तो मतलब उसकी कैलकुलेशन टफ होती है। लीनियरली जो क्वांटिटी वेरिएशन है वो बहुत अच्छा है। तो हम कॉपर को या किसी और मटेरियल को ऐसे करके हम इसका रेजिस्टेंस नहीं बनाते, है ना। हाई टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियली वेरी करती है, नॉट लीनियरली, देयरफॉर इट इज नॉट यूज्ड टू मेक रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? इसका हम रेजिस्टेंस नहीं बनाते क्योंकि लो टेम्परेचर पर तो लीनियरली अच्छे तरीके से वेरी करेगा, हाई टेम्परेचर पर जाकर के ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसका वेरिएशन बहुत ही इरेगुलर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो हम किस मटेरियल को यूज करते हैं? वी यूज निक्रोम। आपको क्वेश्चन में भी आएगा कि रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम कौन सी मटेरियल का, है ना, वी यूज निक्रोम टू मेक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन से मटेरियल के बनते हैं? निक्रोम के बनते हैं। बिकॉज its resistivity varies linearly, ये भी linearly varies for high
हाई टेम्परेचर एज वेल। ये हाई टेम्परेचर पर भी निक्रोम एक ऐसी धातु है, मटेरियल Ni, नहीं ये तो निकल हो गया, पता नहीं उसका सिंबल क्या है। हाई टेम्परेचर पर भी ये लीनियरली वेरी करता है। यदि आप निक्रोम के लिए टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच ग्राफ खींचते हो तो 10⁻⁸ ओम मीटर में रेजिस्टिविटी आएगी, और ये लीनियरली ऐसे वेरी करती है हाई टेम्परेचर पर भी। 200, 400, 800 केल्विन पर भी लीनियरली ये वेरी करेगी, 1.1, 1.2 ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम कॉपर वायर या और किसी मटेरियल का यूज नहीं करते, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। बात समझ में आई? तो वी यूज निक्रोम क्योंकि प्रैक्टिकली ये इसका वेरिएशन हाई टेम्परेचर पर भी लीनियर होता है, और इसमें जो रेजिस्टिविटी तो वेरी करेगी ऐसे, R = R0 1 + अल्फा डेल्टा T, और रेजिस्टेंस भी ऐसे ही वेरी करेगा लीनियरली। इसमें चाहे टेम्परेचर लो हो चाहे टेम्परेचर हाई हो, दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा। एक्सपोनेंशियल का कोई मतलब नहीं है, किसके लिए? निक्रोम के लिए। तो इसलिए यदि क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस दे रखा है कि रेजिस्टेंस का वेरिएशन ऐसा है वैसा है ना, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और लिखा देता हूं अभी, फिर हम बाकी कल को सवाल करेंगे। ये तो हो गई रेजिस्टिविटी। निक्रोम की रेजिस्टिविटी लीनियरली वेरी करती है, कॉपर की रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली वेरी करती है हाई टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर लीनियरली आप उसे मान सकते हो, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, है ना, नोट में लिख लेना, फॉर सेमीकंडक्टर। कौन कौन से होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल? आप अभी लिख लेना, सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम। रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव। ये कैसी होती है भाई? ये नेगेटिव होती है। बात समझ में आ रही है? नहीं, नेगेटिव का मतलब क्या है कि यदि आप रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम हो जाती है ना। देयरफॉर एज टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस भी क्या है? रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। जबकि मेटल के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, वाइल फॉर मेटल, WHIL, वाइल फॉर मेटल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? पॉजिटिव। एज टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। किसके लिए? मेटल के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, रेजिस्टेंस भी कम होता है सेमीकंडक्टर का। क्यों? क्योंकि उसकी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा नेगेटिव होता है। क्लियर है क्या बात? साथ में मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूं, रो वर्सेस टेम्परेचर, ये वेरिएशन इस तरीके से होता है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाती है। बात समझ में आती है? नहीं? कॉपी कर लो इसे।